आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 10th में केमिस्ट्री जो पार्ट है इसमें चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा करनी है, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मेटल और नॉन मेटल, धातु एवं अधातु पर हमें चर्चा करना है। अब प्रश्न यहां से उठाते हैं कि धातु किसे कहते हैं, मेटल क्या होता है, मेटल किसे कहते हैं, धातु क्या होता है। ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं उसे हम मेटल कहते हैं। जैसे ये हमारा सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। ये मैग्नीशियम है, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है इस प्रकार से। और ये एल्युमिनियम है, ये भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है इस प्रकार से। यहाँ ये आयरन है, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस प्रकार +2 आयन बनाता है। या ये ऐसे भी होता है, +2 से ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, +3 हो जाएगा यहाँ जो है। तो ऐसे तत्व या ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं उसे हम मेटल कहते हैं। मेटल में बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, मेटल के बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं। जैसे इसमें गुणों की अगर चर्चा की जाए तो पहली चीज तो यही है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं में एक विशेष ध्वनि होती है। धातुएं पीटने पर बढ़ती हैं और विशेष ध्वनि के कारण ही जो है घंटी जो है विद्यालयों में लोहे की लगाई जाती है ताकि आवाज करे। धातुएं पीटने पर बढ़ती हैं। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। अधिकांश धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इस प्रकार इसके अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। अब हम इसके कुछ रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे आपके साथ। धातुओं के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे अभिक्रिया करता है, इसके रासायनिक गुण की चर्चा करना है। इसमें जो पहला है, जब धातु जो है किसी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। यहाँ धातु ऑक्साइड बनाता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे धातु में हम कॉपर ले रहे हैं, कॉपर का अभिक्रिया जो है ऑक्सीजन से कराएंगे, तो जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये CuO हो जाएगा आपका, ये CuO हो जाएगा। इसको हम जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड कह सकते हैं। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यों क्यूप्रिक ऑक्साइड कहे, चूंकि Cu पर 2 वैलेंसी है, O पर 2 वैलेंसी है। अब ये CuO हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया। अगर Cu2O बना होता तब ये क्यूपरस ऑक्साइड होता। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड। एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल 4 मॉलिक्यूल एल्युमिनियम ले लेते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये Al2O3 ये एल्युमिना बन जाएगा। इस प्रकार से इसका एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया। अब जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये देखिए क्या बनता है। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हमारा है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। इसमें जो है, अच्छा, जो धातु ऑक्साइड हमारे बनते हैं वे धातु ऑक्साइड जो हमारे बनते हैं इस प्रकार से ये जल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल अगर पोटेशियम का जल के साथ अभिक्रिया करा दिया जाए तो यहाँ आपका बन जाएगा ये बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ये हाइड्रोजन गैस आपकी निकल गई। अब इसके साथ उष्मा भी निकलती है, उष्मा भी निकलती है, ये उष्मीय ऊर्जा, ये उष्मा भी निकलती है। अब अगर दूसरे अभिक्रिया की हम बात करें, सोडियम के साथ अभिक्रिया, 2 मॉलिक्यूल 2H2O, तो ये हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल जाएगी, यहाँ भी उष्मा निकलेगी।
तो इस प्रकार धातु जो है अब क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब हम इसकी अम्ल के साथ अगर अब क्रिया करें, धातुओं के अम्ल के साथ अब क्रिया करें, अब देखिए इसमें क्या होता है। अगर धातु की अम्ल के साथ अब क्रिया कराया जाए, किसी भी धातु का अम्ल के साथ अब क्रिया कराया जाएगा, तो जब धातु अम्ल के साथ अब क्रिया करता है, तनु अम्ल के साथ अब क्रिया करता है, तो लवण बनता है। इस प्रकार से लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, ये होगा। अब जैसे हमारा कोई भी धातु, जैसे हम मैग्नीशियम ले लेते हैं और H2SO4 से अब क्रिया कराते हैं, तो हमारा MgSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इसी प्रकार जिंक का है H2SO4 से अगर आप क्रिया कराया जाए तो ये हो जाएगा ZnSO4, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस आपको मुक्त होती दिखाई दे रही है। इस प्रकार मेटल के बहुत सारे रासायनिक प्रॉपर्टीज होते हैं। अब कुछ और गुणों की इसकी चर्चा करते हैं। किसी भी धातु को उसके ही किसी लवण के अगर विलयन में डुबो दिया जाए, जैसे ये एक बर्तन ये है, एक दूसरा बर्तन ये है, अब इसमें जो है, इसमें हम जिंक सल्फेट ले रहे हैं और इसमें कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। अब इसमें हम जिंक की छड़ डुबो देते हैं, ये हमारा जिंक की छड़ है, जिंक का राड है, जिंक की छड़ है, और ये हमारा कॉपर का छड़ है, ये हमारा कॉपर का राड है, कॉपर की छड़ है। अब इसको यहाँ हमारा कॉपर सल्फेट लिया गया है। अब इसको डुबोने पर हम क्या देख रहे हैं कि ये छड़ जो इसमें डुबोई गई है, भी चाहे ऋणात्मक हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव, तो ये छड़ नेगेटिव हो जाती है। तो जब ये नेगेटिव हो जाती है तो इसके सारे जो पॉजिटिव है विलेन की, इसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, इस प्रकार आकर के चिपक जाते हैं इसे। और कॉपर की छड़ धनावेशित हो जाती है, ऐसे धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो सारे नेगेटिव आकर के इस पर चिपक जाते हैं। तो इससे इसके पोटेंशियल में डिफरेंट हो जाता है, विभवांतर में अंतर हो जाता है। इसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा चर्चा कर ले। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के या साल्ट के विलयन में डुबोया जाता है, तो वह धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित या धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। एक बार पुनः परिभाषा, जब किसी भी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब अगर यहाँ एक कंडीशन और कर दिया जाए, अगर इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, और ये जो विलयन है इसकी सांद्रता 1 मोलर धातु आयन कर दिया जाए, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन ले लिया जाए इस प्रकार से, तब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाएगी, तो वहां जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रोड विभव को हम कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से पुनः एक बार, यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता का विलयन ले लिया जाए, तब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाएगा, तो जो वहां विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब बहुत सारे मेटल्स का जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला गया। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने पर उनको एक सीरीज में, भाई सबका डिफरेंट आएगा, तो उनको एक सीरीज में व्यवस्थित कर दिया गया। तो सीरीज में व्यवस्थित करने के बाद जो सीरीज बनी उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये है हमारा। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी मैंने चर्चा किया, बहुत सारे मेटल्स थे, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले गए, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने पर सबका इलेक्ट्रोड डिफरेंट आया।
तो डिफरेंट डिफरेंट आने पर एक सीरीज बन गई, उसी सीरीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। परिभाषा इसकी है, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के क्रम से रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक में क्या किया गया, जितने एलिमेंट थे सबके पहले पहले अक्षर को लेकर के इस प्रकार एक फार्मूला बना दिया। इसका नाम है लिपो बेस्ट्रा कैल्सो, लिपो बेस्ट्रा कैल्सो, मयमे जिक्रोवा, मयमे जिक्रोवा, कैकोनी टिलेहा, काम सिप्लेगो। अब इससे क्या है फायदा देखिए, अगर हम इसको याद कर लें, लिपो बेस्ट्रा कैल्सो मयमे जिक्रोवा कैकोनी टिलेहा काम सिप्लेगो, इसमें जो पहले पहला अक्षर दिखाई दे रहा है ये पहला पहला एलिमेंट है। ली फॉर लिथियम हो गया, पो से पोटेशियम हो गया, बे से बेरियम हो गया, स्ट्रा मीन्स स्ट्रांसियम हो गया, कैल मीन्स कैल्शियम हो गया, सो मीन्स सोडियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये आपका एल्युमिनियम हो गया, ये आपका मैग्नीज हो गया। इसके बाद मैग्नीज के बाद जो है ये आपका जिंक हो गया, ये आपका क्रोमियम हो गया, ये आपका आयरन हो गया, ये आयरन के बाद ये आपका कैडमियम हो गया, ये आपका कोबाल्ट हो गया, नी फॉर निकिल हो गया, निकिल के पश्चात ये आपका टी फॉर टिन हो गया, ये लेड हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद ये कॉपर हो गया, ये मरकरी हो गई, मां से मरकरी हो गया, सी से सिल्वर हो गया, प्लस से प्लेटिनम हो गया, गो से गोल्ड हो गया। इस प्रकार से ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार पुनः देखिए, ली फॉर लिथियम हो गया, पो से पोटेशियम, बे से बेरियम, स्ट्रा स्ट्रांसियम, कैल कैल्शियम, सो सोडियम, मै से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, मै से मैग्नीज, जी से जिंक, क्रो से क्रोमियम, आ से आयरन, कै से कैडमियम, को से कोबाल्ट, नी से निकिल, टी से टिन, ले से लेड, हा से हाइड्रोजन, का से कॉपर, मा से मरकरी, सी से सिल्वर, पीटी से प्लेटिनम, गो से गोल्ड। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसके आधार पर हम बहुत सारे उपयोग करते हैं। जैसे हमें ऊपर से नीचे आने पर, इस सीरीज में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की जो सक्रियता है, जो एक्टिविटी है वो घटती जाती है, और जो विस्थापन है, जैसे ऊपर के जो मेटल्स हैं वो अपने नीचे से मेटल्स को विस्थापित कर देते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसकी बात को बताता हूँ। जैसे ये है, अब आप देखिए ये हमारा जिंक है, ये H2SO4 है। अब हम विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं कि जिंक हमारा हाइड्रोजन से कहीं ऊपर है, तो ऊपर है तो अधिक सक्रिय है, अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन को इसके स्थान से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो यहाँ डिस्प्लेस कर देता है, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम बात करें Fe है प्लस H2SO4 है, तो ये Fe2 को हटा देगा, FeSO4 हो जाएगा प्लस H2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं Cu है प्लस H2SO4 है, तो अब ये देखिए टिलेहा है आपका, टिलेहा काम। अब यहां हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है कॉपर से ऊपर स्थित है, तो कॉपर इसको मतलब हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, तो ये नो रिएक्शंस होगा, ये अब क्रिया ही नहीं होगी, इसको नहीं हटा पाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उपयोग है। अब हम नॉन मेटल पर चर्चा करेंगे। नॉन मेटल क्या होता है भाई? अगली चर्चा हमारी मेटल से संबंधित, मेटल संबंधित। अब हम नॉन मेटल पर चर्चा करेंगे। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल अधातु किसे कहते हैं? यह तो एकदम धातु का उल्टा होता है। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं उसे हम नॉन मेटल कहते हैं। जैसे ये हमारा क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन माइनस बना लिया। ये ब्रोमीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ब्रोमीन माइनस बना लिया। यानी ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निगेटिव आयन बनाने की क्षमता रखते हैं उसे हम जो है नॉन मेटल कहते हैं। नॉन मेटल के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं
वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब वो पीटने पर बढ़ते नहीं हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अधातु उसमें विद्युत की कुचालक होती हैं। उसमें एक अधातु जिसे ग्रेफाइट कहते हैं, ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक होती है, अधातु होते हुए विद्युत की सुचालक है। और अधातुएं मुलायम होती है, इनका घनत्व काफी कम होता है। लेकिन एक अपवाद इसमें है, हीरा जो आपका है वो अभी तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर अधातु होता है आपका। और अधिकांश धातुएं साधारणतः पर गैस अवस्था में होती हैं। अब इसमें एक अपवाद है, ब्रोमीन साधारणतः पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब अगर नॉन मेटल के रासायनिक गुणों की चर्चा की जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसकी चर्चा आप कर ले अगर। तो अब इसमें जो है, इसमें धातुओं के सबसे पहले चीज तो ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अगर पहली चीज है तो ये देखिए ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ये आपका है, ये इस प्रकार से ये ऋणायन, ये पहला गुण तो इसका यही है कि ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। अब ये ऑक्साइड के साथ अगर आप क्रिया कर ले, ऑक्साइड के साथ, तो ये इसका ऑक्साइड, आधातुओं का ऑक्साइड बन जाता है। अच्छा, आधातुओं का जो ऑक्साइड हमारा होता है ये जल के साथ क्रिया करके एसिड बना लेता है। जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है, अब H2O के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, H2 में डाल दिया जाए तो ये एसिड बन जाएगा, तो ये H2SO3 हो जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल इसे कहते हैं। इसका सल्फ्यूरस एसिड हो गया, सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। तो ये इसकी खासियत है। अब ये हाइड्राइड भी बनाता है। अगर आधातुओं को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दिया जाए तो उसका हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे ये हमारा नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2NH3 बनाया, तो ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड बन गया। ये हाइड्राइड बनाने की क्षमता रखते हैं। अब धातु और अधातु के बीच अगर रिएक्शंस करा दिया जाए तो कैसे क्या होता है, देखिए। अब अगर धातु और अधातु के बीच अब क्रिया कराया जाए, धातु तथा अधातु के बीच अब क्रिया कराई जाए तो क्या होता है, देखिए ये धातु है हमारा, सोडियम है, ये नॉन मेटल है, अधातु है। अब इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। इसको डोनेट करने से पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये NaCl बना लिया। यानी इसके मध्य जब धातु और अधातु आपस में मिलते हैं तो वहां इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है और उनके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंसी पाई जाती है। और जो इलेक्ट्रोवैलेंसी जिसमें पाई जाती है वह जो है बहुत ही, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कोवैलेंट कंपाउंड की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के नाते, वैद्युत बल होने के नाते, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स होने के नाते ये एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं जो बहुत स्ट्रांग होता है। तो सात संयोजक यौगिकों की अपेक्षा इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे MgCl2 है। MgCl2 में Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl के साथ है 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये आपका यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो इस प्रकार देने से इसके ऊपर 2 पॉजिटिव हो गए, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये आपका MgCl2 बन गया। यहाँ भी आयनिक बॉन्ड बना आपका। इसी प्रकार CaCl2 है। CaCl2, Ca की बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में Cl के बाहरी कोश में 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 है। अभी एक इसको दिया, एक इसको दिया, तो Ca पर डबल पॉजिटिव हो गया, Cl पर नेगेटिव, Cl पर नेगेटिव, तो ये CaCl2 हो गया। इस प्रकार जब मेटल और नॉन मेटल बनते हैं तो वहां जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है और उनके अंदर जो बैलेंसी पाई जाती है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। अब हम धातुओं के लिए मेटलर्जी की चर्चा करेंगे। मेटलर्जी क्या होता है, अब हम एक अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसी चैप्टर में, जिसका नाम है धातुकर्म, मेटलर्जी, METALLURGY, ये मेटलर्जी है, धातुकर्म इसे कहते हैं। अब धातुकर्म क्या होता है भाई,
तो और से अयस्क से धातु प्राप्त करने में जितने भौतिक और रासायनिक प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं उनको हम सामूहिक रूप से धातु कर्म कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी का अध्ययन करने के पूर्व हमें छोटे छोटे टॉपिकों से परिचित होना पड़ेगा। जैसे हम खनिज किसे कहते हैं, मिनरल्स किसे कहते हैं, मिनरल्स क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं, ये हमारा सबसे। पृथ्वी को 2-4 हजार फीट तक खोदा जाए और पृथ्वी को खोदने के पश्चात हमें जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो, तो हम उसको मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी परिभाषा के रूप से देखा जाए तो धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस भी रूप में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जैसे कोई भी पृथ्वी से निकाला गया, जैसे Al2O3 है इंटू 2S2 है। अब ये बॉक्साइड है, एल्युमिनियम का खनिज है। ये CuFeS2 है, ये कॉपर का खनिज है, कॉपर का खनिज है, पृथ्वी के अंदर से निकाला गया तो ये खनिज होता है। अब हम अगली चर्चा अयस्क पर करते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, और क्या होता है, और क्या होता है, और अयस्क क्या होता है। अयस्क किसे कहते हैं, ऐसे खनिज जिनसे आसानी से धातु निकाला जा सके, कम खर्चे में, कम लागत में निकाला जा सके, यानी इकोनॉमिकल बेनिफिट दें, आर्थिक रूप से वो जो है हमें लाभ पहुंचाएं, तो ऐसे खनिज को ही ऐस कहा जाता है। जैसे ये हमारा बॉक्साइट है। अब इससे मान लेते हैं ये एल्युमिनियम को बड़े सरलता से निकाल लिया गया और कम खर्चे में, कम लागत में इसका लाभ हमें बहुत ज्यादा मिला, तो ऐसी खनिज को हम अयस्क कहेंगे। ये कॉपर पाइराइट है, इससे कॉपर आसानी से निकाल लिया गया कम लागत में, तो इसी खनिज को हम अयस्क कहते हैं। यानी ऐसे खनिज जिनसे धातु निकालना आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक होता है, तो ऐसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क जो है खनिज नहीं होते हैं, क्योंकि सभी खनिज से आसानी से अयस्क एक धातु नहीं निकाला जा सकता है। इस नाते हम कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये विशेष है। सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब इसके बाद हमें चर्चा करनी है खनिज और अयस्क के बाद जो है आपका गैंग आधात्रीय मैट्रिक्स पर। ये गैंग आधात्री मैट्रिक्स क्या होता है भाई, गैंग आधात्री, ये गैंग आधात्री या मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। ये गैंग आधात्रीय मैट्रिक्स इसे कहते हैं। प्रायः जब हम पृथ्वी के अंदर से खनिजों को निकालते हैं, तो जब खनिज निकालते हैं तो उसमें कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि के अपद्रव्य पाए जाते हैं, तो उसी को हम गैंग आधात्रीय मैट्रिक्स कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, प्रायः खनिजों को जब पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है तो उसमें तमाम मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि अपद्रव्य पदार्थ, इंप्योरिटीज होती हैं, उसी को हम गैंग आधात्रीय मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब ये हो गया हमारा। इसके बाद अगली हेडिंग गालक की होती है। गालक किसे कहते हैं भाई, गालक क्या होता है, ये गालक किसे कहते हैं, ये फ्लक्स मींस गालक। गालक क्या होता है, गालक किसे कहते हैं, ऐसा पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो आगलनीय गैंग से, जो गलता ना हो, आगलनीय गैंग से उच्च ताप पर क्रिया करके उसे गलनीय पदार्थ में कन्वर्ट कर दें, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम गालक कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, वह रासायनिक पदार्थ जो अगलनीय गैंग से उच्च ताप पर क्रिया करके उसे गलनीय धातुमल में परिवर्तित कर दे, उसे हम गालक कहते हैं। जो गालक हमारा है वो दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय गालक होता है और एक क्षारीय गालक होता है। अम्लीय गालक का सूत्र है, एक एग्जाम्पल SiO2 है। क्षारीय गालक की एक CaCO3 है। क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है और क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए अम्लीय गालक का प्रयोग किया जाता है। ये गालक हो गया। अब हम धातुकर्म पढ़ेंगे। तो धातुकर्म जो है, अब धातुकर्म में हमने अभी परिभाषा बताया था मेटलर्जी में। ये हम धातुकर्म जो है इस प्रकार से कि अयस्क से धातु प्राप्त करने में,
धातु प्राप्त करने में जितने भौतिक और रासायनिक प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं उस सबको हम धातु क्रम कहते हैं। तो इसमें कई प्रक्रम जो प्रयोग होते हैं उनको हम उस एक सिस्टम से लिख रहे हैं। नंबर 1 होता है अयस्क का पीसना, अयस्क का पीसना। और हमारा नंबर 2 है अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। फिर अयस्क के सांद्रण के बाद आता है निस्तापन, फिर इसके बाद आता है भर्जन, भर्जन के बाद आता है प्रगलन, प्रगलन के बाद आता है एक सिंटर क्रिया भी कही गई होती है, धातुओं का शोधन भी कह सकते हैं, धातुओं का शोधन कह सकते हैं। तो इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर हमें अयस्क से धातु प्राप्त हम कर पाते हैं। अब इसमें एक एक हेडिंग पर हमें चर्चा करनी है। अयस्क का पीसना किसे कहते हैं? जब खानों से जो खान होते हैं, खदान होते हैं जो पृथ्वी के अंदर होते हैं, उनसे जो है उनसे जब उनको खींच करके अयस्कों को पृथ्वी के अंदर से बाहर लाया जाता है तो बड़े बड़े चट्टान के रूप में होते हैं। तो पहले उसे हथौड़ों से तोड़ा जाता है, तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों किया जाता है, फिर उसे ग्राइंडिंग मिल में पीसकर पाउडर बना लिया जाता है। इसी घटना को अयस्क का पीसना कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके पीसने में कि खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हथौड़ों से पीट कर छोटे छोटे टुकड़ों कर लिया जाता है, फिर उसे ग्राइंडिंग मिल में पीसकर पाउडर बना लिया जाता है, जिसे अयस्क का पीसना कहते हैं। अब अयस्क का सांद्रण क्या होता है भाई? अभी हमने गैंग पढ़ा है। खनिज जब पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं उसमें तमाम मिट्टी कंकड़ पत्थर होते हैं, तो जब उसको पीसते हैं तो उसकी साधा गंदगी आ जाती है, इंप्योरिटीज आ जाती है, हम उसको दूर करना होता है। तो अयस्क को गैंग से पृथक करना, अयस्क को गैंग से अलग करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। अब इसकी 3 विधियां हैं, इसकी जो है 3 विधियां हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला है फेन पलवन विधि, फेन पलवन विधि, ये होता है फेन फ्रोथ फ्लोट या झाग पलवन विधि से कहते हैं। नंबर 2 चुंबकीय पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि होता है। और नंबर 3 हमारा है चुंबकीय पृथक्करण विधि के बाद ये है हमारा घनत्वीय पृथक्करण विधि, घनत्वीय पृथक्करण विधि है। ये 3 हो गए। इन तीनों पर हमें अलग अलग चर्चा करनी है, फिर हम निस्तापन भर्जन प्रगलन पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अब हम चर्चा करते हैं फेन पलवन विधि पर। फेन पलवन विधि क्या होता है भाई? तो ये हमारी फेन पलवन विधि में कैसे क्या होता है, इसमें अयस्क को कैसे हम गैंग से पृथक करते हैं। इस जो विधि का प्रयोग हो मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण किया जाता है। इसमें एक टैंक होता है, इस प्रकार से एक टैंक होता है। अब इस टैंक में जो है तेल और जल होता है, इसमें तेल और जल का मिश्रण होता है। तेल में भी चाहे जिसका तेल नहीं, इसमें चाहे चीड़ का तेल हो, पाइन ऑयल हो, चीड़ का तेल, या कपूर का तेल भी आप ले सकते हैं। अगर ये नहीं है कपूर का तेल भी आप ले सकते हैं। अब इसमें जिस अयस्क का सांद्रण करना होता है वो अयस्क इसमें डाला जाता है, वो अयस्क इसमें डाला जाता है, गैंग के साथ अयस्क होता है। और इसमें हवा प्रवाहित करने के लिए इस प्रकार से पाइप लगाई गई होती है, इस प्रकार से पाइप ऐसे लगाई गई होती है। अब इसमें होता क्या है, जब अयस्क हम इसमें डालते हैं तो जो अयस्क में गैंग उपस्थित है वो जल से भीग करके और भारी हो जाता है, और भारी होकर के नीचे यहाँ तली में जाकर के बैठ जाता है। ये हमारा गैंग है, जल से भीगता है, ये जल से भीगता है। और जो हमारा मूल अयस्क है वो तेल से भीग करके ऊपर यहाँ झाग या फेन के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार इसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ये जो विधि है ये किसी द्रव से भीगने की प्रवृत्ति पर, नेचर पर डिपेंड करती है। और इस विधि से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसमें जो है अधिक से अधिक झाग बने, अधिक से अधिक फेन बने, इसके लिए एक विशेष रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है पोटेशियम एथिल जैंथेट, पोटेशियम एथिल जैंथेट भी मिलाया जाता है। पोटेशियम एथिल जैंथेट का फार्मूला होता है CH3CH2O CH2K, ये हमारा फार्मूला है CH3CH2O CH2K, ये पोटेशियम एथिल जैंथेट का फार्मूला है। इसको जो है इसमें मिलाया जाता है कि अधिक से अधिक झाग उत्पन्न करे। तो हम फिर से एक बात चर्चा कर लेते हैं। फेन पलवन विधि जो है ये सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, या किसी द्रव से
भीगने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। इसको प्रारंभ करने पूर्व एक टैंक लिया जाता है। इस टैंक में तेल और जल का मिश्रण होता है और तेल में चीड़ का तेल या कपूर का तेल लिया जाता है और इसमें पाइप लगी होती है हवा प्रवाहित करने के लिए। और झाग देने के लिए विशेष रासायनिक पदार्थ पोटेशियम इथाइल जेनथेट मिलाया जाता है। अब जिस ऐश का सामना करना होता है वो जब ऐश किसमें डालते हैं तो ऐश में उपस्थित जो गैंग है वो जल से भीग करके और भारी हो जाता है तो नीचे तली में बैठ जाता है। और इसके बाद जो हमारा मूल अयस्क है वो मूल अयस्क तेल से भीग करके ऊपर फेने के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार इसको हम सेपरेट करके अलग कर लेते हैं। इस प्रकार हम इसको सेपरेट करके अलग कर लेते हैं। तो ये हमारी फेन पलवन विधि है। अब फेन पलवन विधि के बाद चुंबकीय पृथक्करण विधि और जो है हमारा घनत्वीय पृथक्करण विधि है और निस्तापन है, भर्जन है, प्रगलन है। इसको हम अगले वीडियोस में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अब फिर अगले वीडियो में इसी चैप्टर में मिलेंगे आपको। वीडियो सेकंड में, ये वीडियो फर्स्ट है मेटल और नॉन मेटल की और इसमें हम आपको मेटलर्जी संबंधी सारी चीज बताएंगे।